Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 19 अगस्त 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। बट गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली बेसिस पर मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है। बट आज कुछ इश्यूज़ की वजह से ये मॉर्निंग में अपलोड नहीं हो पाया था, तो इसी कारण की वजह से आज ये आपको दोपहर में मिल रहा है, तो इसको आप लोग अब देख लेना। नाउ बढ़ते हैं आगे। एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में। मैंने थोड़े से कम ही आर्टिकल लिए हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं तालिबान कंट्रोल ओवर काबुल के बारे में। तो आज के टाइम पर अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या वहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, करंट सिनेरियो क्या है, यूएसए इंडिया सबको लिंक करके हम लोग इस आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेकंड आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से ये बिल्कुल रिलेट होगा। यहाँ पर एक एनिमल की बात हो रही है, सिलेंडर लॉरिस के बारे में। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हुनर हाट चर्चा में है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद तापस इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद एट द लास्ट हम लोग 2 लोकेशंस को देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने करंट अफेयर्स कम लिए हैं बट ये इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। तो कोई करंट अफेयर आपका बेसिकली मैं बता दूं कोई भी छूट नहीं रहा है, क्योंकि एक दिन क्या होता है कभी मैं कम करंट अफेयर्स लेता हूँ कभी मैं ज़्यादा लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी आपका करंट अफेयर स्किप नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे पूछ सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस आपका जो ये टॉपिक है वो आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। चर्चा हो रही है तालिबान कंट्रोल काबुल के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि तालिबान ने पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है, पूरी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया है, काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देख पाओगे आप इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें लेकर चलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, पहले हम लोग अफगानिस्तान का मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर ये सारी सिचुएशन आज के टाइम पर क्रिएट हो रही हैं। तो अफगानिस्तान, उसके बाद आप इनकी नेबरिंग कंट्रीज देख पाओगे, यहाँ पे ईरान है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान, देन तजिकिस्तान, देन उसके बाद पाकिस्तान, देन उसके बाद आपको इधर इंडिया मिल जाएगा। ओके नाउ अब बढ़ते हैं। अब ये है अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम बात करें आज के टाइम पर 80 to 85% एरियाज़ के ऊपर तालिबान कब्जा कर चुका है। उसके बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह हैं अशरफ गनी, वो यहाँ से भाग चुके हैं। आपको मालूम होगा इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो तालिबान ने इसने कब्जा किया है, तालिबान एग्जैक्टली क्या है। तालिबान या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पश्तो लैंग्वेज के, उनको तालिबान बोला गया है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पश्तो लैंग्वेज के अंदर आते हैं, इनका एमरजेंस हुआ था 1990s के अंदर। और आप कह सकते हो पहले नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर इनका एमरजेंस हुआ, देन उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिला। उसके बाद ये एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट हुआ अफगानिस्तान के अंदर। और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर ये लोग डोमिनेट करने लगे, ठीक है। और एक तरीके से जो वहाँ की अफगान पॉलिटी है उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने डोमिनेशन दिखाया अपना। देन उसके बाद ये जो तालिबान है इसने लगभग मतलब शुरुआत में अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबा समय तक रूल किया अफगानिस्तान के ऊपर। और अफगानिस्तान के अंदर बहुत बुरी हालत थी आज से 20 साल पहले, लेकिन वही सिचुएशन आज के टाइम पर वापस से देखने को मिल रही है। 20 साल पहले बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह देखने को मिलता था। 20 साल पहले तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल था अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद एक 9/11 अटैक हुआ था, उसके बाद से लगभग 20 साल तक सिचुएशन थोड़ी बहुत संभली रही वहाँ पर यूएसए के कारण। लेकिन अब यूएसए के ट्रूप्स ने विड्रॉ किया है तो उसके बाद वापस से तालिबान का कंट्रोल आ चुका है। अब ये क्या है 9/11 अटैक, ये क्या है सिनेरियो, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, थोड़ा बैकग्राउंड कवर करते हैं इसका। तो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। वो टेररिस्ट अटैक कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 में। और ये जो टेररिस्ट अटैक है ये हुआ था अमेरिका के अंदर। और इस अटैक के अंदर लगभग 3000 अमेरिकन लोगों की जान गई थी। और जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बैठाया उस टाइम के प्रेसिडेंट ने, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता ये चला है कि ये जो अटैक किया गया है ये अलकायदा के द्वारा किया गया है। अलकायदा साथ ही साथ जो ओसामा बिन लादेन है इसके द्वारा अटैक किया गया है। और यहाँ पर यूएसए ने जब पता लगाया कि ये लोग कहाँ पर हैं तो पता ये चला कि अफगानिस्तान के अंदर ये अलकायदा और ओसामा बिन लादेन देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और उस समय मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह से तालिबान
का कंट्रोल था, तो अल-कायदा और जो ओसामा बिन लादेन है वो कहीं ना कहीं तालिबान के अंडर में ही देखने को मिल रहे थे। अब जैसे ही यूएसए को पता चला ये लोग यहाँ पर हैं, तो यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनसे कहा कि अपनी कंट्री के अंदर से जो टेररिज्म है, ये जो अल-कायदा है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो और जो है ओसामा बिन लादेन है उसको अमेरिका को सौंप दो। लेकिन यहाँ पर तालिबान ने इस चीज़ को मना कर दिया। अब यहाँ पर इस चीज़ को जैसे ही मना किया तो उसके बाद ये वापस से वॉर देखने को मिली। जो यूएसए के ट्रूप्स थे, साथ ही साथ जो नेटो के ट्रूप्स थे, इन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दी अफगानिस्तान के ऊपर। और यहाँ पर आप कह सकते हो सारे ट्रूप्स जो है यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर एंटर करे, तो वहाँ से जो तालिबान का रिजीम था, तालिबान का कंट्रोल था, तो अफगानिस्तान के अंदर से जो तालिबान है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया यूएसए के ट्रूप्स के द्वारा। वहाँ पे एक तरीके से सरकार बनाई गई, ठीक है, अफगान गवर्नमेंट बनाई गई। लेकिन क्या है, तभी से बहुत बुरी हालत है अफगान गवर्नमेंट के बीच में, साथ ही साथ तालिबान के बीच में हमेशा से ही डिस्प्यूट देखने को मिला है। तो 20 साल से चीज़ें थोड़ी बहुत चल रही थी, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोग्रेशन देखने को मिला था अफगानिस्तान के अंदर। बट अभी क्या हुआ है, अभी एक डिसीजन लिया गया है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हम लोग बेसिक और क्लियर करेंगे डिसीजन कब लिया गया था ये। तो अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अभी अफगानिस्तान के अंदर वापस से 20 साल बाद ये तालिबान का कंट्रोल आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले कुछ पीस टॉक्स हो रही थी, ठीक है। यूएसए को क्या करना था, यूएसए को जो ट्रूप्स यूएसए के 2001 के अंदर एंटर करे थे अफगानिस्तान के अंदर, उन ट्रूप्स को वापस से विड्रॉ करना था, ठीक है। अब वापस से उन ट्रूप्स को निकालना था यूएसए को, तो फिर उसको देखते हुए यहाँ पे एक पीस टॉक करवाने की बात करी गई शांतिपूर्वक, यहाँ पर एक तरीके से कि किस तरीके से शांति बनाई जा सकती है अफगानिस्तान के अंदर। तो उस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही थी। पीस टॉक दो टाइप में देखने को मिली। एक पीस टॉक हुई थी मुर्रे टॉक, ये 2015 के अंदर हुई थी। तो यूएसए ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, पहली बार एक मीटिंग हुई थी तालिबान के साथ, अफगान गवर्नमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस मीटिंग को होस्ट किया था पाकिस्तान ने मुर्रे के अंदर 2015 में। और ये जो बातचीत थी, जो टॉक था, ये इतना प्रोग्रेशन इसके अंदर देखने को मिला नहीं, प्रोग्रेस यहाँ पर कुछ हुआ नहीं था। तो यहाँ पर ये पीस टॉक तो बेकार हो गई। लेकिन उसके बाद आपको मालूम होगा 2020 के अंदर एक और पीस टॉक हुई थी, जिसको बोला गया है दोहा टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर दोहा टॉक स्टार्ट करने से पहले तालिबान ने सीधा सीधा बोल दिया था, हम जो बातचीत करेंगे वो डायरेक्ट यूएस से बातचीत करने वाले हैं, हम लोग काबुल गवर्नमेंट से बातचीत नहीं करेंगे। जो काबुल की सरकार है उसको हम लोग रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो तालिबान शुरू से ही जो है गवर्नमेंट को, वहाँ की जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसको रिकग्नाइज करता ही नहीं था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बातचीत स्टार्ट हुई, ये जो पीस टॉक हुआ, दोहा टॉक जिसको हम लोगों ने बोला है, इसमें यूएस ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे अफगानिस्तान से। तो यहाँ पर क्या हुआ, यही सबसे बड़ी गलती हुई है अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स। यहाँ पर यही बताया गया है सबसे बड़ी गलती यही है कि अमेरिका ने उस समय उस पीस टॉक के अंदर डिसाइड कर लिया कि ये लोग अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे 1 मई 2021 से, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मई 2021 कब का निकल चुका है, तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना। आज के टाइम पर कंप्लीटली इन्होंने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया है। और फिर उसके बाद आप जानते ही हो क्या हो रहा है आज के टाइम पर, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि हम इतने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से जो तालिबान है उसको यहाँ पर सेंस ऑफ विक्ट्री यहीं पे मिल चुकी थी कि अब यूएस यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो तालिबान अपना कंट्रोल पाएगा। लेकिन इस पीस टॉक के अंदर बातचीत क्या हुई थी कि जो तालिबान है वो वायलेंस नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पर हिंसा नहीं दिखाएगा, ठीक है। और जो अफगानिस्तान है उसके साथ पीस टॉक करके चलेगा, एक तरीके से शांति बनाकर रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है, ठीक है। फिर उसके बाद यूएस का एग्जिट हुआ, जुलाई 2021 तक आए। और अब के आज के टाइम पर आप देख पाओगे यूएस ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया। ट्रूप्स को विड्रॉ करने के बाद तालिबान ने जो यहाँ पे काम दिखाया है, लगभग 80 to 85% टेरिटरी को, अफगान की टेरिटरी को अभी कब्जे में कर लिया है। करंट सिनेरियो क्या है आज के टाइम पर, तो तालिबान ने काबुल को भी कब्जे में कर लिया है। इनफैक्ट जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे एरियाज आज के टाइम पर कब्जे में आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि यही जो करंट सिनेरियो है, इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वो क्या होगा आगे इम्पैक्ट हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले ये जो अभी यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिला है, तालिबान का इस प्रकार से कंट्रोल देखने को मिला है अफगानिस्तान के ऊपर, इसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है यूएस का अनकंडीशनल एग्जिट। देखो बहुत से रिपोर्ट्स बताती हैं यूएस को एग्जिट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। यूएस ने एग्जिट करने को यहाँ पे सोचा है, उसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। यूएस को एग्जिट ही नहीं करना था, ये अनकंडीशनल जो एग्जिट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर एग्जिट कर रहे थे तो ठोस सबूत के ऊपर, ठोस चीज़ों के ऊपर यहाँ पे एग्रीमेंट्स करवाने के बाद जो है यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए था। बट यहाँ पर चीज़ें एकदम आप कह सकते हो ना कि एक जो स्ट्रॉन्ग बेसिस पर करवाई नहीं गई हैं, और उसी वजह से यहाँ पर ये आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस क्रिएट हुए। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉज है अफगानिस्तान साइकोलॉजिकल डिनाइल। अब क्या है ना कि जो ये अफगान के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, टेक्निकल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यूएस के ऊपर, ठीक है। कि यूएस हमारे सपोर्ट करेगा, यूएस एयर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, वेपन सिस्टम देगा, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाएगा, या फिर जितने भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो सब यहाँ पर यूएस प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा
यूएसए के ऊपर। और आप कह सकते हो इनके पास कोई इतनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं थी, पुअर सप्लाई रहा है इनको वेपन्स का, अनपेड सैलरी सी वहाँ पे पहले से बहुत बुरी हालत थी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये देखने को मिला है ये लोग कमज़ोर से पड़ गए। अफगान की आर्मी जो है लैक ऑफ प्रिपेयर था इनका, मतलब क्या है ये लोग प्रिपेयर ही नहीं थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तालिबान ने काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे कंट्रोल किया है, इनको कंट्रोल किया जा सकता था जब अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग होती, बट अफगानिस्तान की आर्मी ही स्ट्रांग नहीं थी, तो वो यहाँ पर किस प्रकार से अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर पाती। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इनको ट्रेनिंग वगैरह इतनी अच्छी प्रोवाइड करवाई नहीं गई थी, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा कॉज यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी ये तरीके से पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान के फोर्सेस थे इनके पास कोई भी अच्छी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी, चाहे हम लोग वेपन्स की बात करें, चाहे हम लोग आर्टिलरी की बात करें, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी थी। देन उसके बाद यूएस का क्या रोल है आज के टाइम पर करंट सिचुएशन के अंदर, तो देखो यूएस ने ना यहाँ पे जो भी काम किया है अफगानिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं, ये वॉर की तरफ लड़ते रह गए। ठीक है, एक तरीके से अपना यहाँ पे इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं सब उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और सब इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी गई थी। लगभग 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट किया है, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट से मतलब कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा कि हाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर अफगानिस्तान की इकोनॉमी इतनी ग्रो की नहीं, अफगानिस्तान के जो भी फोर्सेस हैं वो इतने प्रॉपरली ट्रेन हुए नहीं हैं, तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं बेकार से नजर आया है, और इनफैक्ट यहाँ पे बेकार हो ही चुका है ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वापस से तालिबान कंट्रोल कर चुका है चीज़ों को। अब देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इंडिया को यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली चिंता वाली बात यही है कि हाँ इंडिया ने अपने बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, पर्सनल सिटीजन्स हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर हैं, उनको बुला लिया है वैसे तो हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे एक कंसर्न वाली बात भी है, क्योंकि अब आप देख पाओगे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हो गया, तालिबान के पास आज के टाइम पर बहुत सारे हथियार भी हाथ लग चुके हैं, क्योंकि यूएस अपने हथियार वहाँ पे छोड़ चुका है। तो एक खतरे वाली बात ये भी है कि यहाँ पे क्या होगा, वो जो हथियार है उनको स्मगल किया जा सकता है कश्मीर के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर, ये कंसर्न वाली बात है। देन उसके बाद अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इन दोनों के बीच में जो ये तालिबान है दोनों के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो दोनों से यहाँ पर खतरा देखने को मिलेगा। तो एक कंसर्न वाली बात तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट होती हुई हम लोग को नजर आती है। ओके, आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया होगा। ये 10 मिनट के अंदर आपने पूरा मतलब आधे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सीख लिया है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, कि क्या था एग्जैक्टली, हमने हिस्ट्री से लेकर करंट सिनेरियो तक सभी चीज़ें कवर कर दी हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल आपका एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो ये एनवायरमेंट सेक्शन है ये आपका जीएस पेपर 3 के अंदर स्टैंड करता है। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है स्लेंडर लोरिस करके, तो ये जानवर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका नाम है स्लेंडर लोरिस। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं इन्होंने हाल ही में डिमांड करी है कि तमिलनाडु का एक तमिलनाडु काडावुर रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको डिक्लेयर कर दिया जाए एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो ये जानवर उस फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सकेगी। ठीक है, स्लेंडर लोरिस, इसका साइंटिफिक नेम है लॉरिस टार्डिग्रेडस। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो वाइल्ड लाइफ सेंसस है ना, जो वाइल्ड लाइफ की जनगणना है ये कंडक्ट करवाई गई थी 2016-17 के अंदर, और इसमें पता ये चला कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3500 के आसपास ये देखने को मिली थी करूर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इनकी जनसंख्या को बचाकर रखा जा सके। इसी वजह से जो यहाँ का कदावुर रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने की बात करी गई है। ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ का है, और डाउन टू अर्थ ये जो एक तरीके से सोर्स है करंट अफेयर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर प्रीवियस ईयर में भी फंसे हैं डाउन टू अर्थ से डायरेक्टली। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसको भी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैं बहुत सारे मिक्सअप करंट अफेयर्स लाता हूँ अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो PIB हो, एयर न्यूज़ हो, या इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, या फिर डाउन टू अर्थ हो। तो ये 5-6 सोर्सेस हैं, इनसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को निकाला जाता है। बात करते हैं स्लेंडर लोरिस के बारे में। पहले इस जानवर के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्लेंडर लोरिस, इसको लोरिस बोला गया है, ये एक जीनस है, मतलब एक नेटिव रहता है इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, उसी का यहाँ पर एक जीनस देखने को मिल जाएगा। स्लेंडर लोरिस अपना जो ज़्यादातर लाइफ है वो पेड़ के ऊपर गुजारता है। ठीक है, पेड़ की जो टॉप ब्रांचेस है उसी के ऊपर यहाँ पर ये इधर से उधर जाता रहता है। ठीक है, स्लो प्रिसाइज मूवमेंट इसके देखने को मिल जाते हैं। और खाना क्या खाता होगा फिर ये फीड करता है इंसेक्ट्स को। ठीक है, जो भी कीड़े मकोड़े उनको खाता है, रेप्टाइल्स हो गए या फिर प्लांट शूट्स हो गए या फिर कुछ फ्रूट्स हो गए, उनको ऊपर ही ये फीड अप करता है।
कहाँ पर रहता है एग्जैक्टली तो इनके लिए जो हैबिटेट है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट हो गए, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए और या स्वैम्प हो गए। तो इन्हीं सारी जगह पर ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लेंडरिस जो स्लेंडर लॉरिस हैं ये दो प्रकार की इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। एक होता है रेड स्लेंडर लॉरिस और दूसरा होता है ग्रे स्लेंडर लॉरिस। अब ये जो रेड स्लेंडर लॉरिस होता है इसका साइंटिफिक नेम है लॉरिस टार्डिग्रेडस, जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है। उसके बाद यहाँ पर जो ये ग्रे स्लेंडर लॉरिस है इसका साइंटिफिक नेम है लॉरिस लाइडिकेरिनियस। अभी यहाँ पर एक ये दूसरी प्रजाति है, तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। खतरा क्या है इनको, तो देखो यहाँ पर इनका जो इस्तेमाल है ना मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर होता है और उनकी इसी वजह से इनको पकड़ लिया जाता है और बेच आ जाता है। ठीक है, खरीद बेच बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इन जानवर की, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसी वजह से इलीगली बहुत ज़्यादा स्मगलिंग देखने को मिलती है। प्लस जो भी यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हैं उसकी वजह से इन जानवर की डेथ हो जाती है, वो खतरा है। उसके बाद या फिर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर इनको खतरा देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो ये जानवर कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो IUCN के अंदर ये जानवर इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है। IUCN जो यहाँ पर स्टेटस प्रोवाइड करवाता है ये आपको बहुत सारी लिस्ट प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि कोई जानवर अगर कोलैप्स कैटेगरी के अंदर आएगा तो मतलब वो जानवर की प्रजाति खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से डिफाइन करती हैं। तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हो ये स्लेंडर लॉरिस है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। फिलहाल यहाँ पे कितनी भी पॉपुलेशन हो अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन की डेफिनेटली ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर ये इसका इंडिकेशन बताता है। अभी हमने बात करी कि ये जो कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने की बात करी है, तो यहाँ पर एक तरीके से डिक्लेयर करने की बात करी है। तो ये कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये फॉरेस्ट आपको करूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। करूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर है और लगभग ये जो फॉरेस्ट एरिया है लगभग 6000 हेक्टेयर का ये फॉरेस्ट एरिया देखने को मिल जाएगा। इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे हिल्स हैं, बहुत सारा ड्राई एरियाज भी देखने को मिलेंगे और ये स्लेंडर लॉरिस के अलावा यहाँ पे बहुत सारे और भी जानवर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन बाइसन, स्पॉटेड डियर, माउस डियर, स्लेंडर लॉरिस, जाकाल, मोंगूस, ब्लैक नेबिड हेयर, उसके बाद वाइल्ड बोर, बहुत सारे और भी जानवर, लेजर्ड, पेंगोलिन, मंकीज, पाइथन, ये सब देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं, वो आप लोग इस मैप में देख पा रहे होंगे। वो प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं, वो है अन्ना जूलॉजिकल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, उसके बाद पॉइंट कैलेमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नर, ठीक है, मैरिन नेशनल पार्क, देन उसके बाद ककड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इधर आप देख पाओगे इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ऊपर मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ये जो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क और मधुमलाई है ये दोनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना भी है। ओके, अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल आपका UPSC GS पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर चर्चा हो रही है हुनर हाथ के बारे में। तो ये क्या है, न्यूज़ में क्यों है, देखो इस आर्टिकल को PIB ने कवर किया है। यहाँ पे मैं आपको ये आर्टिकल दिखा देता हूँ। ये 75 हुनर हाथ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन से इनिशिएटिव के अंडर, अमृत महोत्सव ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अभी हमने 75th ईयर सेलिब्रेट किया है इंडिया इंडिपेंडेंस का, ठीक है, तो उसी के अंडर में 75 हुनर हाथ को ऑर्गेनाइज करने की बात करी गई है। अब इससे क्या फायदा होगा आगे हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले हम लोग हुनर हाथ के बारे में पढ़ते हैं ये एक्जैक्टली क्या है। तो हुनर हाथ एक एग्जीबिशन है, एक मेला टाइप है हैंडीक्राफ्ट्स का। जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर वो पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो आर्टिजन्स होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये लोग। ये लोग जो है इन चीज़ों को बनाते हैं। और ये जो हुनर हाथ है इसका थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल, यानी जो हमारी कंट्री के अंदर चीज़ें हम लोग उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, उसको ज़्यादातर प्रमोट करें। उसके बाद यहाँ पे इस पूरे हुनर हाथ का ऑर्गेनाइजर कौन है, तो यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। एक स्कीम है उसके अंडर में ये सारा काम किया गया है। उस स्कीम का नाम है उस्ताद, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग पुराने ज़माने के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हो गए उन सबको बनाकर चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात करी गई, जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है उन्हीं को आगे भी हम लोग लेकर चलें। ऐसा ना हो कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हम उसको पीछे ही छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्कीम का मेन मकसद ही यह है कि हम लोग प्रमोट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें जो भी हमारी विरासत है, हमारी पुराने ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की हैं, तो इनको आगे लेकर आया जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी कला को पीछे ही छोड़ दें, ठीक है। तो मेन काम यहाँ पर यही है। उसके बाद इसका मेन मकसद मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका मेन मकसद ये भी है मार्केट एक्सपोजर करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाना, जो वो काम पहले करते हुए आ रहे हैं उसी के दौरान यहाँ पर रोजगार बनाना इसको, ठीक है। जो भी आर्टिजन हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, वो यहाँ पर अपने काम एक्सपर्ट हो पाएं और एक तरीके से वो लोग एक मार्केट एक्सपोजर कर पाएं।
साथ ही साथ उनके स्किल्स को बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने ट्रेडिशनल वर्क के अंदर एंगेज होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें हम लोग को आगे रन करती हुई नजर आएंगी। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है तापस इनिशिएटिव के बारे में। तो ये तापस इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ऑल इंडिया रेडियो के अंदर इसको कवर किया गया था और साथ ही साथ पीआईबी के अंदर कवर किया गया था। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। एक ऑनलाइन पोर्टल है तापस, इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग एंड ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। ओके, तो ध्यान रखना है ट्रेनिंग करना और एक मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। अब यहाँ पर किस चीज़ को लेकर ये बात हुई एग्जैक्टली मैं भी आपको बताता हूँ, आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग आर्टिकल को कवर करेंगे। तो ये जो आइडिया है ना तपस का, इसको लाया गया है कब, ऐसे इराक में लाया गया है जब हम लोग एक तरीके से पूरी ऑनलाइन तरफ बढ़ चुके हैं, एजुकेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही है, लोग वर्क ऑनलाइन कर रहे हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक में। तो उसी दौरान ये तापस का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। अब क्या है, ये तापस का मेन काम क्या है, ये आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। कोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा कौन से सेक्टर में, सोशल डिफेंस के सेक्टर में, ठीक है। सोशल डिफेंस मतलब कि आप कह सकते हो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी क्राइम के अगेंस्ट में कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना क्राइम के अगेंस्ट में, तो उस टाइप के कोर्सेस ये तापस इनिशिएटिव लाएगा। और वो कोर्सेस मतलब बिल्कुल एकदम फ्री होने वाला है, कोई यहाँ पर चार्जेस वगैरह नहीं चार्ज किए जाएंगे, तो इन कोर्सेज को अटेंड कर सकता है कोई भी। नाउ ये जो इनिशिएटिव है ना, इसको कौन ला रहा है, ये एक इनिशिएटिव है किसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का। तो आपको ध्यान रखना है NISD का ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव है। क्वेश्चन ये है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस क्या है, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी देखने को मिलेगी, एक सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, ठीक है। किसके अंडर में आती है, जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। उसका इसका मेन काम है ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेसिकली सोशल डिफेंस के सेक्टर में ये वर्क करते हैं। सोशली यहाँ पर एक तरीके से लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना क्राइम के अगेंस्ट में। मेन फोकस इनका क्या होता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उनका विकास करना, मानव का विकास करना, खासकर जो ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन हो गया या फिर सीनियर सिटीजन हो गया, उनका वेलफेयर प्रोवाइड करवाना, ड्रग्स के रिगार्डिंग ड्रग्स के अगेंस्ट में कैसे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, या फिर जो ये लोग आज के टाइम पर बैगर्स देखने को मिलते हैं, भिखारी देखने को मिलते हैं, वो चीज़ खत्म करना, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर इश्यूज़ होते हैं, तो इन सब इश्यूज़ को टैकल करने का यहाँ पर ये काम करता है। उसके बाद मेन फोकस ये है कि जो सोशल डिफेंस प्रोग्राम्स है वो चलाए जाएँ और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों को काफ़ी हद तक अवेयर करा जाए इन सब चीज़ों से। उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड है मूक का, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मूक है, मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फिल्म लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे, सारा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी मटेरियल है। मूक एक बिल्कुल फ्री में वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, कहीं पर भी आप जो है वहाँ पर ऑनलाइन इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। पार्टिसिपेट यहाँ पर इसका मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, अलग अलग एरिया से पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अंदर डिस्कशन हो रहा है किस चीज़ को लेकर, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एंकरेज इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, कोर्स कोऑर्डिनेशन के बीच में, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अंदर काफ़ी सारा डिस्कशन वाला मंच भी प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ ये यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा लेक्चर्स दिए गए हैं, स्टडी मटेरियल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई हैं। बट अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल क्लासरूम यहाँ पर सप्लीमेंट करता है, लेकिन अभी आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो बिना फिजिकल क्लासरूम के यहाँ पे क्वालिटी टीचिंग को प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इसको अटेंड कर सकता है, किसी को भी यहाँ पर कोई भी मतलब टॉपिक पढ़ना है, कोई भी नॉलेज गेन करनी है, तो यहाँ पे कोई फी वगैरह नहीं है ज्वाइन करने के लिए, आप इसको अटेंड कर सकते हो। जो ये प्लेटफॉर्म है ये आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा और यहाँ पे और भी वेरियस अप्रोच मतलब हम लोग वेरियसली इसको अप्रोच करने की कोशिश करिए, जैसे कि वीडियो, टेक्स्ट हो गया, सेल्फ असेसमेंट, डिस्कशन, इन सब चीज़ों का यहाँ पे आप कह सकते हो कि रोल देखने को मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर। ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, तो 5 बेसिक कोर्सेज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हैं। जैसा पहला है ड्रग सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, यानी ड्रग्स को कैसे रोका जाए, ये वाला कोर्स देखने को मिलेगा। दूसरा जो है जो एल्डरली केयर है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी केयर कैसे की जाए, ठीक है। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंटिया, जो डिमेंटिया दिक्कत है उसके रिगार्डिंग कैसे केयर की जा सकती है। ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग बहुत सारे इशूज़ हैं, ठीक है, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो ये 5 बेसिक कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज हैं। सभी यहाँ पर सोशल डिफेंस इशूज़ को टैकल किए गए हैं जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कोर्सेज को अटेंड कर सकता है ऑनलाइन जाकर। उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाना, लोगों के अंदर कैपेसिटी बिल्ड करना कि लोग जो है इन सब चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसका मेन मकसद क्या होगा, देखो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना,
ऑफलाइन मोड के अंदर काफ़ी यहाँ पर मतलब कि इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे ये जो अलग से कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है मूक पर, तो ये एक तरीके से नई नई पॉसिबिलिटीज़ लोगों के लिए ओपन करने वाला है। साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ एरियाज़ को कवर करेगा, अलग अलग एरियाज से जो लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और जो है वो कहीं ना कहीं सोशल डिफेंस के सेक्टर में कुछ ना कुछ नई नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगले आर्टिकल हमारे शॉर्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से हम लोग दो बेसिकली लोकेशन देखने वाले हैं। शॉर्ट न्यूज़ में एक लोकेशन हम लोग देखेंगे हेती की। तो इंडिया के कंपैरिजन में हेती कहाँ पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर ये है इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में आपको हेती यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हेती में अभी हाल ही में काफ़ी भयंकर भूकंप आया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसी वजह से चर्चा में मैं भी आपको मैप में अच्छे से भी दिखाऊंगा, वेट करो। और थोड़ा सा दूसरी लोकेशन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है आज के टाइम पर वो है अफगानिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया का मैप है और इंडिया के कंपैरिजन में आपको अफगानिस्तान यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसको मैप में एग्जैक्टली अच्छे से दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है इंडिया का मैप और इंडिया के कंपैरिजन में आपको हेती पर चलना है तो आपको हमें वेस्टर्न साइड पर चलना पड़ेगा। ठीक है, वेस्टर्न साइड में जाएंगे, अफ्रीकन नेशंस को क्रॉस करते हुए इधर की साइड आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये हेती देखने को मिलेगा। यहीं पर काफ़ी भयंकर एक अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद दूसरी लोकेशन हम लोगों ने बात करी थी अफगानिस्तान की, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन इंडिया है, इंडिया के कंपैरिजन में ही सारी लोकेशंस को देखा करो ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कैप्चर कर पाओ और मेमोराइज कर पाओ। तो अफगानिस्तान के कंपैरिजन में यहाँ पर इंडिया के कंपैरिजन में अफगानिस्तान आपको ऊपर की साइड ये देखने को मिल जाएगा। और कौन कौन लोग बाउंड्रीज शेयर करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज, मैंने आपको बता ही दिया। इधर इंडिया हो गया, इधर पाकिस्तान, देन ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ऊपर उज़्बेकिस्तान, इधर तजिकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। नाउ गाइस, इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।